दोस्तों, लालच वह बुरी चीज होती है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर वह इंसान अपना होश भी गवा बैठता है और जब तक वह होश में आता है तब तक वह काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी तो खुद की ज़िंदगी बर्बाद होती है और उसके साथ साथ भी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। दरअसल आज की जो कहानी में जितने भी किरदार होते हैं सब के सब एक नंबर के लालची नकम्मे होते हैं और सब के सब अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए एक ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जिसकी वजह से सबकी जो ज़िंदगियां होती हैं तहस नहस हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी दोस्त वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूँ। मैं छोटू भैया आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के देहरादून शहर की है। देहरादून का एक इलाका पड़ता है पटेल नगर और इसी इलाके और इसी नगर के जो इलाका है रहने वाले होते हैं 65 वर्षीय श्यामलाल राठौर, जो कि एक रिटायरमेंट प्रिंसिपल हैं। दरअसल श्यामलाल की जो पत्नी करीब 20 साल पहले ही मौत हो चुकी थी और श्यामलाल के सिर्फ 2 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम साधना है जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और दूसरी बेटी इसका नाम निधि होता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है और अपने इलाके में अपनी पढ़ाई कर रही है। बात कर रहा हूँ मैं 2 फरवरी 2025 की सुबह के करीब 10 बजे के आसपास। दरअसल श्यामलाल अपनी बाइक लेकर जब घर से निकलते हैं तो अपनी बेटी से बोलकर जाते हैं कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन एक बार श्यामलाल जब अपने घर से निकलते हैं तो उसके बाद से उनका कहीं कुछ पता नहीं चलता। देर शाम तक जब घर वापस नहीं आते हैं, निधि अपने पिता के नंबर पर कॉल करती है तो अब श्याम का जो नंबर होता है स्विच ऑफ आने लगता है, जिसकी वजह से जो निधि थी काफ़ी परेशान हो जाती है और उसके बाद से निधि जितने भी रिश्तेदार होते हैं सबके नंबरों पर फ़ोन करती है और फिर अपने पापा के बारे में पूछताछ करती है, पर बावजूद उसके श्यामलाल के बारे में कोई भी जानकारी मालूम नहीं चलती और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। लेकिन निधि भी यह एक जो छोटी सी गलती कर देती है। दरअसल निधि लगभग 4 दिनों तक अपने पिता को ढूंढती रह जाती है, पर वो न तो थाने में जाती है और न ही अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। आखिरकार जब 5 दिन का समय गुजर जाता है और श्यामलाल को जब कहीं कुछ पता नहीं चलता तो वह 5 दिनों के बाद 7 फरवरी 2025 को निधि इसी पटेल नगर के थाने जाती है और अपने पिता की गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज करा देती है और पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज लेती है उसके बाद से पुलिस अब तुरंत ही श्यामलाल को ढूंढना शुरू कर देती है कि श्यामलाल जो गायब हुआ, कैसे गायब हुआ। 5 दिन का समय गुजर चुका था, इसीलिए पुलिस अब श्यामलाल को ढूंढने के लिए सबसे पहले उसके मोबाइल की लोकेशन खंगालती है और मोबाइल का लोकेशन जब चेक करती है तो मालूम चलता है 2 फरवरी 2025 को श्यामलाल के मोबाइल का आखिरी लोकेशन किशन नगर का दिखाई देता है। हालांकि पुलिस को जैसे ही श्यामलाल के मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिल जाती है, पुलिस उस लोकेशन पर जाती है और वहां पे आसपास जो जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था सबको खंगालना शुरू कर देती है और आखिरकार सीसीटीवी में श्यामलाल के एक घर के जो अंदर जाते हुए दिखाई देता है। हालांकि श्यामलाल जी उसके घर के अंदर जाते हुए तो दिखाई देते हैं लेकिन उस घर से बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। पुलिस जब उस घर पे जाती है तो देखती है उस घर पे बाहर दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। हालांकि पुलिस जब उस घर के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसियां जो होते हैं पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब इस घर में एक महिला रहती जिसका नाम गीता होता है, जो अपने पति हिमांशु और एक 5 साल की बेटी के साथ रहती है। पुलिस को जब पड़ोसियों के माध्यम से गीता के बारे में जानकारी मिलती है तो उसके बाद से पुलिस पड़ोसियों से फिर से सवाल करती है कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि गीता हमें कहाँ मिलेगी। इस पर पड़ोसी जो होते हैं पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब हमें तो यह नहीं मालूम है कि गीता कहाँ गई है, लेकिन पिछले लगभग 4 से 5 दिनों से उसके घर पर ताला लटका हुआ है। दरअसल पुलिस के पास जब गीता की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन खबर नहीं मिलती है जिससे पुलिस को गीता को ढूंढ सके या फिर उस तक पहुंच सके, इसीलिए पुलिस अब ज़्यादा से ज़्यादा श्यामलाल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जब उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल भी निकालती है और जब डिटेल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि 2 फरवरी 2025 को श्यामलाल जी के जो नंबर होता है उस पर एक आखिरी कॉल बातचीत किए थे और उसी नंबर पे जो श्यामलाल जी पिछले कई सालों से लगातार बातचीत कर रहे थे। हालांकि पुलिस जब उस नंबर की डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि गीता के ही नाम पर रजिस्टर्ड था।
आखिरकार पुलिस जब इस मोबाइल नंबर के जो गीता का होता है मिल जाता है, उसके बाद से पुलिस जो होती है गीता के नंबर पर कॉल नहीं करती है, बल्कि उसके मोबाइल की लोकेशन खंगालती है। लेकिन गीता के मोबाइल का लोकेशन जो बार बार जहां बदलते रहता है, पुलिस जब गीता के भी मोबाइल के नंबर की कॉल डिटेल को निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे 4 फरवरी 2025 को गीता कई घंटों तक बातचीत की थी। पुलिस जब उस नंबर पर डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वह नंबर किसी अजय के नाम पर रजिस्टर्ड है। अजय, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास, जो सहारनपुर के देवबंद का रहने वाला था। पुलिस को जब अजय की डिटेल मिल जाती है और उसके बाद से पुलिस जब अपनी टीम के साथ देव में जाती है और उससे अजय के घर पे से उसे गिरफ्तार कर लेती है। अजय को दरअसल अजय कोई और नहीं बल्कि गीता का ही बड़ा भाई होता है। पुलिस जब अजय से गीता के बारे में पूछताछ करती है तो अजय पुलिस के बारे में जो जवाब देते हुए कहता है, गीता के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। मेरी बहन कहाँ गई है, लेकिन 4 फरवरी को मुझे कॉल करके आपने घर बुलाई थी। दरअसल मेरी दीदी और जीजा ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दिया था और उसकी डेड बॉडी को घर में रखे हुए। उसी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वह मुझे कॉल की थी और जब मैं यहाँ से गया तो मैं अपने जीजा के बहनोई धनराज को भी अपने साथ लेके घर गया और फिर उस डेड बॉडी को गांव में लाने के बाद गांव के ही नहर में फेंक दिया था। पर मुझे यह मालूम नहीं था कि मरने वाला व्यक्ति कौन था और उसकी हत्या क्यों की गई थी, क्योंकि उसके बाद से दीदी और जीजा भी घर में ताला लगाने के बाद न जाने कहाँ चले गए। अजय जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताता है और उसके बाद पुलिस अब पूरा यकीन कर जाती है कि गीता के घर के अंदर से जो डेड बॉडी मिली होगी वह ज़रूर श्यामलाल जी की होगी। पर सवाल यह है कि जब तक वह डेड बॉडी बरामद नहीं हो जाती है तब तक पुलिस भी कंफर्म नहीं कर सकती है या हो सकती है। इसीलिए पुलिस अब गीता और उसके पति हिमांशु को हर जगह ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस जब गीता के मोबाइल की लोकेशन निकालती है तो उसके लोकेशन की मुंबई शहर का दिखाई देता है। पुलिस फ़ौरन अपनी टीम के साथ मुंबई शहर जाती है, लेकिन पुलिस जब मुंबई में पहुंचती है तो उससे पहले ही गीता अपने पति के साथ वहां से फरार हो जाता है और उसका मोबाइल जो लोकेशन है जयपुर दिखाई देने लगता है। पुलिस गीता को पीछा करते हुए जयपुर जाती है, लेकिन जयपुर से भी गीता निकल जाती है और आखिरकार 20 फरवरी 2025 को गीता की मोबाइल की लोकेशन अब प्रयागराज के महाकुंभ मेले तक दिखाई देती है। जैसे ही देखकर यह पुलिस को लगता है कि श्याम जो होती है और गीता अपने पति के साथ महाकुंभ मेले में गई होगी। मेले में इतनी काफ़ी भीड़ थी कि पुलिस जाकर भी गीता को नहीं ढूंढ सकती थी। पर जैसे ही लगभग 5 दिन का समय गुजर जाता है, आखिरकार 5 दिनों के बाद 26 फरवरी 2025 को गीता के मोबाइल का लोकेशन अमृतसर के शहर का दिखाई देता है और जैसे ही अमृतसर शहर में उसके मोबाइल की लोकेशन मिल जाती है, पुलिस फ़ौरन अपनी टीम के साथ अमृतसर शहर जाती है और वहां से गीता को साथ साथ उसके पति हिमांशु को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब 26 फरवरी 2025 के इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब गीता से श्यामलाल जी के बारे में पूछताछ करती है तो गीता भी बिना किसी शक्ति के दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और कहते हैं कि साहब श्यामलाल जी अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल हमें उसकी हत्या कर दी है। लेकिन गीता जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है, वाकई में इसे सुनने के बाद पूरा जो पुलिस स्टेशन होता है एकदम चौंक जाता है, सदमे में चले जाते हैं। दरअसल गीता जो करीब 8 साल पहले ही शादी कर चुकी थी और जब अपने पति के साथ रहती थी तो करीब 3 साल के बाद ही श्यामलाल के संपर्क में आ जाती है। दरअसल श्यामलाल की जो पत्नी करीब कई साल पहले मौत हो चुकी थी, सिर्फ उसकी 2 बेटियां थी, इसीलिए श्यामलाल एक बेटा की चाहत रखते थे। श्यामलाल चाहते थे कि अगर मुझे एक बेटा हो जाए तो शायद मेरा वंश आगे बढ़ जाए। जब गीता उसके संपर्क में आती है तो श्यामलाल से उससे डील करते हैं कि अगर तुम मुझसे एक बेटा पैदा करके दे देती हो तो बदले में मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। गीता को जब 1 लाख की लालच देते हैं तो गीता की लालच आ जाती है और आखिरकार श्यामलाल के साथ में संबंध बना लेती है। और जब यह सिलसिला शुरू हो जाता है तो इसके बाद से श्यामलाल भी जो गीता के ऊपर आग बंद करके पैसा उड़ाने लगता है। पर यह सिलसिला भी कुछ ही दिनों और कुछ ही महीनों तक चलता है। आखिरकार जब एक दिन जब इस बात की जानकारी गीता के पति को मालूम चल जाती है और वह अपने पति से इतना काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि आखिरकार अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। इसके बाद से गीता अपने 1 साल की बेटी को लेकर वह अलग से किराए के कमरे में रहना शुरू कर देती है
और जैसे ही लगभग 4 साल का समय गुजरता है, गीता एक और लड़के के संपर्क में आ जाती है जिसका नाम हिमांशु होता है। हिमांशु, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है, जो MBBS की पढ़ाई कर रहा था। दरअसल हिमांशु और गीता के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, हिमांशु भी गीता के इस प्रकार से दीवाना हो जाता है, तुरंत ही उससे शादी कर लेता है। फिर दोनों पति पत्नी इसी तरह विकास नगर में रहने लगते हैं और समय बेहतर तरीके से गुजारने लगता है। लेकिन गीता जब हिमांशु से शादी करती है तो दूसरी शादी करने के बावजूद भी वह श्यामलाल को नहीं छोड़ती है, क्योंकि श्यामलाल उस पर आंख बूंद करके पैसा खर्च करता था, उड़ाता था, बल्कि उसके तमाम ख्वाहिशों को भी पूरा करता था। इस बीच गीता लगभग श्यामलाल से लगभग 1 लाख रुपए ऐंठ चुकी थी और इसके बावजूद भी जब श्यामलाल से वह बार बार मुलाकात करती थी तो आखिरकार एक दिन फिर से इस बात की जानकारी गीता के दूसरे पति हिमांशु को मालूम चल जाता है। लेकिन हिमांशु को जब यह मालूम चलता है कि आखिरकार श्यामलाल एक अच्छा खासा पैसा वाला व्यक्ति है, हिमांशु के दिमाग में तुरंत ही एक खुरापात आइडिया आता है। और दरअसल हिमांशु जाके अपनी पत्नी से बातचीत करते हुए कहता है कि क्यों न हम दोनों मिलकर श्यामलाल का एक वीडियो बनाते हैं, फिर उसी वीडियो के माध्यम से श्यामलाल को ब्लैकमेल करके उसे मोटा पैसा ऐंठेंगे और फिर श्यामलाल को हमेशा के लिए तुम छोड़ देना और हम अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से व्यतीत करेंगे। हिमांशु जब पूरे प्लान के बारे में अपनी पत्नी गीता को बताता है, गीता भी अपने पति की बातों में आ जाती है और फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। और इस प्लान के तहत 2 फरवरी 2025 को सुबह सुबह ही गीता श्यामलाल के नंबर पर कॉल करती है और श्यामलाल से बड़ी मीठी मीठी बातें करते हुए कहती है कि दरअसल मेरा पति आज घर पे नहीं है, दिन भर के लिए वह हॉस्पिटल में रहेगा, घर पे मैं अकेली हूँ, अगर चाहो तो मुझसे मिलने आ सकते हो, मेरे लिए घर पर आ सकते हो। क्योंकि श्यामलाल को भी गीता से मिलने की काफ़ी चुल मची होती है, वो काफ़ी दिन से नहीं मिला था। अपने घर से गीता को जब मिलने के लिए बुलाती हो, श्यामलाल भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है और तुरंत ही उससे मिलने के लिए तैयार नहीं बल्कि सुबह सुबह करीब 10 बजे के आसपास अपनी बाइक को लेकर घर से निकलता है और सीधे गीता के घर पहुंच जाता है। गीता जब श्यामलाल को अपने दरवाजे पर देखती है तो बड़े प्यार से उसे घर के अंदर बुलाती है और सीधे बेड पर लेकर चली जाती है। दरअसल उसी के बगल के कमरे में इधर उसकी पति हिमांशु जो होता है, पति जो उसके छुपकर बैठा हुआ था ताक लगाए हुए। हिमांशु इसका इंतजार कर रहा था कि जैसे ही दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे उसी पल कुछ फोटो और वीडियो मैं अपने मोबाइल में कैप्चर कर लूँगा। गीता जब श्यामलाल को लेकर बेड पर जाती है और जैसे ही आपने दोनों काम करना शुरू कर देते हैं, न जाने कैसे श्यामलाल को भनक लग जाती है, आभास हो जाता है कि शायद कमरे के अंदर कोई छुपकर बैठा हुआ है। इसीलिए श्यामलाल जी चीखना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, उनकी चीख पुकार सुन के हिमांशु भी एकदम से डर जाता है। तुरंत ही कमरे से बाहर आता है और आकर श्यामलाल के मुंह पर दबा देता है। और दरअसल उसके बाद से हिमांशु और उसकी पत्नी गीता को अब यह डर सताने लगता है कि कहीं इस बात की जानकारी लोगों को मालूम न चल जाए, हम बुरी तरीके से फंस जाएंगे। इसलिए गीता और हिमांशु जब अपने आप को बचाने के लिए न चाहते हुए भी श्यामलाल का गला दबा के हत्या कर देते हैं और श्यामलाल की मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद से अब यह दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार श्यामलाल की डेड बॉडी को यह ठिकाने कहाँ पे लगाएं, क्योंकि हिमांशु MBBS की पढ़ाई कर रहा था। उसे बेहतर तरीके से मालूम था कि अगर किसी भी डेड बॉडी को 24 घंटे तक अगर छोड़ दिया जाए तो वो 24 घंटे के बाद अगर उसके डेड बॉडी को अलग अलग हिस्सों में किया जाए तो उसके शरीर से खून नहीं बहेगा। इसीलिए श्यामलाल की डेड बॉडी को अपने घर में ही छुपा कर रखता है। श्यामलाल के मोबाइल को बंद कर दिया जाता है। जब 24 घंटे समय गुजरता है, आखिरकार कमरे के अंदर ही एक तेज़धार हथियार लेकर आते हैं और श्यामलाल की डेड बॉडी को कई हिस्सों में अलग कर देते हैं और फिर सारी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम की एक बोरी में पैक कर देते हैं। और फिर अगले दिन 4 फरवरी को सुबह सुबह गीता अपने भाई अजय के नंबर पर जो होता है उस पर फ़ोन करती है और उसे बात करके सारी बातें बताकर कहती है कि कैसे भी करके हमारी मदद करो। जब मदद की गुहार लगाता है, अजय भी उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अजय जब देवबंद देहरादून के लिए निकलता है तो हिमांशु के बहनोई धनराज को भी अपने साथ ले लेता है और 4 फरवरी को देहरादून गीता जो होती है उसके घर पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उसे बोरी को एक पिकअप जो होती है उसे लोड करते हैं और फिर उसको डेड बॉडी को लेकर सीधे देवबंद आ जाते हैं और देवबंद में आने के बाद उसकी डेड बॉडी को नहर में फेंक देते हैं। उस डेड बॉडी को नहर में फेंक देते हैं। इधर जैसे ही डेड बॉडी घर से निकाली जाती है उसके बाद से गीता भी जो होती है दरवाजे पर ताला लटकाती है और फिर अपनी बच्ची और अपने पति को लेकर वहाँ से सीधे मुंबई चली जाती है। इधर पुलिस जब
गीता का पीछा करना शुरू करती है तो गीता वहां से भाग करके पहले जयपुर आती है और फिर जयपुर से वो अपने पति के साथ प्रयागराज महाकुंभ मेले में जाकर पहुंच जाती है। और दरअसल गीता और उसके पति हिमांशु प्रयागराज महाकुंभ में मेले में यह सोचकर जाते हैं कि इसी गंगा जी में जाकर कि हम अपना पाप भी धुल लेंगे। आखिरकार प्रयागराज महाकुंभ मेले में जब जाते हैं तो वहाँ पर गंगा स्नान करने के बाद 25 फरवरी 2025 को दोनों ही अमृतसर शहर जाते हैं। लेकिन अमृतसर शहर में जब पहुंचते हैं तब तक इनके पास जो पैसा होता है वो ख़त्म हो जाता है। वहीं पे मात्र 200 रुपये में एक किराए का कमरा लेकर वहीं रहते हैं तब तक कि वह पुलिस पहुंच जाती है और फिर इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। वाकई में गीता जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताती है और उसके बाद से पुलिस गीता के भाई अजय के तहरीर पे उसके बताए हुए उस नहर के पास जाती है और जाकर वहाँ पे श्यामलाल की डेड बॉडी को काफ़ी ढूंढने के बाद, काफ़ी कोशिश करने के बाद, आखिरकार काफ़ी मकसद करने के बाद श्यामलाल की डेड बॉडी के कुछ हिस्से पुलिस को बरामद हो जाती है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को लेकर श्यामलाल की बेटी निधि को दिखाती है तो निधि भी देखने के बाद अपने पिता की डेड बॉडी को शिनाख्त कर देती है और इसके बाद से पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है कि पुलिस इधर तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, इसीलिए पुलिस अभी इन सारे आरोपियों को अदालत में पेश कराती है जहाँ से इनको सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाना किसी को दिल को ठोस पहुंचाना नहीं बल्कि आप सभी को जागरूक करना, सचेत करना। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, किसी के प्यार में पागल हो जाना, किसी के दिल दुखाना, ये सब कुछ जो घटनाएं होती रहती हैं ये आम बात आज की डेट में हो चुकी हैं। तो इसीलिए आप सोच रहे, सचेत रहें। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जो सच्ची कहानी है बहुत ही बड़ी मुश्किल से बनती है। तो अपना प्यार और सपोर्ट और लाइक और शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पर फिर से मिलते हैं इसी तरह कहानी इंटरेस्टिंग लाजवाब लेकर। तो तब तक के लिए दोस्तों आपसे अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।